मैं डॉक्टर A.S. चुंडावत हूँ। प्रोफेशन से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ऑर्थोपेडिक में भी अलग एक स्पेशलिटी मैंने चुन ली है, करेक्टिव सर्जरी। फिजिकली हैंडीकैप्ड में लूले लंगड़े अपाहिज जो होते हैं उनको सक्षम बनाना, ये एक स्पेशलिटी है जो बहुत कम लोग एडॉप्ट करते हैं, पर मुझे अच्छा लगा और मैं जीवन इसी में लगाया। मेनली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन हूँ और MBBS जयपुर से किया बहुत पहले 1957 में। उसके बाद MS करने लखनऊ वगैरह गए जहाँ लिमिटेड जगह में थी ऑर्थोपेडिक। वो सब कर करा के 63 में मैं वापस आ गया। राजस्थान सर्विसेज में रहा, 5 मेडिकल कॉलेज में मैंने काम किया और 90 में मैं रिटायर हुआ सर्विस से। उसके बाद उदयपुर में काम चालू किया और नारायण सेवा 97 में चालू हुआ। उस वक्त फर्स्ट डॉक्टर मैं ही था, मैंने इस्टेब्लिश किया और करेक्टिव सर्जरी का सब्जेक्ट उसमें लिया। उसके बाद नारायण सेवा इतना प्रसिद्ध हो गया कि इंटरनेशनल फेमस हो गया और विदेशों से इस तरह के बीमार बहुत आते थे जिनका वहाँ कोई इलाज नहीं था। इंग्लैंड से बहुत आते थे, कनाडा से आए, रशिया से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, गल्फ कंट्रीज से आए और भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और सिक्किम, भूटान, इधर बांग्लादेश और ये सब जो हैं उनसे बहुत बीमार आने लगे और इतनी वेटिंग लिस्ट हो गई ज़बरदस्त। कैंप्स भी हम करते थे। कम्युनिटी वेलफेयर में कैंप्स का भारत में बहुत बड़ा रोल है। भारत में अगर कोई समस्या सॉल्व करनी है इस तरह की मास स्केल पर, तो उसके लिए कैंप्स लगाना चाहिए और हमने ऑपरेटिंग कैंप्स लगाए और उससे बहुत सक्सेस मिली। बहुत केसेस हमने किए जो रिकॉर्ड हो गया है और अच्छे रिजल्ट के साथ और फ्री, सारी चीज़ फ्री होती थी। नारायण सेवा को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ग्रांट मिलती, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती और सबसे ज़्यादा तो पब्लिक डोनेशन आता था, विदेशों से भी डोनेशन आता था और काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। मैंने करीब 25 साल तक नारायण सेवा में काम किया। इस तरह का लाखों ऑपरेशन कर दिए और भगवान की दया से ऐसा हुआ कि रिजल्ट अच्छे रहे, लोगों को बहुत सक्सेस मिली और लोग बड़े खुश हैं। कोरोना हुआ तब से बंद करवा दिया गया बाई ऑर्डर 2019 में और तब से वो बंद था। 2023 में वापस थोड़ा चालू किया, परमिशन मिली, लेकिन अब आजकल मैं वहाँ नहीं जाता हूँ क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अभी उतना नहीं है जहाँ पहले का स्टैंडर्ड था। धीरे धीरे पिकअप करेगा तो बाद में वापस वो चालू हो जाएगा। आजकल भी सर्जरी करता हूँ और अरावली हॉस्पिटल जो मेरे पास में ही है, पहले भी मैं करता था। नारायण सेवा से पहले अरावली हॉस्पिटल था, मैं वहीं करता था और अभी भी मैं वहीं करता हूँ ऑपरेशन और ऐसे ही लोगों का करता हूँ, तो वहाँ काफ़ी सक्सेस मिल रही है। तो मेरे बारे में तो संक्षेप में यही परिचय, कहने को तो बहुत हैं और इस सारी सक्सेस का क्रेडिट जिसकी वजह से मैं इतना सक्षम हुआ, इतना मशहूर हुआ और आज तक मैं 92 इयर्स का हो गया हूँ। आज भी मैं उसी रफ्तार से काम कर रहा हूँ। इसका सारा श्रेय मैं पहले तो अपने माता पिता को देता हूँ, लेकिन उनसे भी बड़ा रोल था मेरे गुरु का, जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे पहली बार पता लगा कि गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप क्या होता है, गुरु क्या होता है और शिष्य क्या होता है। शायद मेरे प्रोफेसर साहब को भी पहली बार मालूम पड़ा कि शिष्य कैसा होना चाहिए। वो तो इतने मेरे ऊपर मेहरबान थे
कि उनकी कार में ही मेरी ट्रेनिंग होती थी। अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते थे, लेकिन मेरे को इग्नोर नहीं करते थे और मेरी आगे से आगे चिंता करते रहते थे। पास होने की चिंता तो थी नहीं, मेरे को पास होने की चिंता थी, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ऑर्थोपेडिक के। उन्होंने भर्ती किया तभी कह दिया था कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, कई बार फेल होते जाते हैं और बाद में छोड़ के जाना पड़ता है। ये कहने के बाद मुझे लिया और इतना एसोसिएशन हुआ कि हम दोनों एक आत्मा हो गए। जब मेरे पास किताबें ही नहीं थी, शुरुआत में आउट ऑफ प्रिंट थी, तभी भी क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में, क्लिनिक में क्वेश्चन पूछते स्टूडेंट्स को तो नहीं बता पाते और मेरे को पूछते, मैं बता देता था। तो वो पूछते कि वो आपने ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा किताब तो है नहीं, स्पेलिंग मालूम नहीं है, लेकिन उसका सार मालूम है। जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, नाम अलग होता है, स्पेलिंग दूसरी होती है। लिख के मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि कैसे बोलते हैं आप, जब किताबें नहीं है। तो मैंने कहा आप जो पढ़ाते हैं वही याद रखता हूँ। तब उनको मालूम पड़ा और मुझे मालूम पड़ा कि पुराने ज़माने में, राम और कृष्ण के ज़माने में भी गुरु बोलता था और वो याद रखते थे, कोई लिखित में किताबें नहीं थी। तो वो आज भी संभव है। अगर अच्छे गुरु और अच्छा शिष्य मिल जाए तो किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो बोलता है वही सब उसको याद रहता है, भूलता नहीं, वही किताब हो जाती है। तो ऐसा मेरे को गुरु मिला जिसने मेरी लाइफ बदल दी। लाइफ ही नहीं बदली, हमेशा के लिए मुझे अच्छा इंसान बना दिया, अच्छा डॉक्टर बना दिया, अच्छा सोच विचार का और रिसर्च वर्क का बना दिया। इसी लाखों ऑपरेशन जो मैंने किए हैं उसमें कई मॉडिफिकेशन भी किए, नई चीज़ें भी ऐड करी अपने दिमाग से। पर मैं क्रेडिट अपने गुरु को देता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया और मैं इतना काबिल बन गया कि मैं लोगों का भला कर पा रहा हूँ और आगे भी मैं सोचता हूँ कि मैं करता रहूँगा। चिकित्सा की प्रेरणा तो मुझे घर से ही मिली। मेरी 4 जनरेशन चिकित्सा ही करते थे। पहले अनक्वालिफाइड थे, मेरे दादाजी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे। तो कैसे करते थे ये मालूम नहीं, लेकिन देसी इलाज करते थे या क्या करते थे। लेकिन बच्चा था जब मैं देखता था कि घोड़े पर जाते थे वो कंसल्टेशन के लिए गांव में, तो घोड़ा बंधा ही रहता था। फिर मेरे पिताजी क्वालिफाइड इंदौर से करके आए और जब मेरा समय आया तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने जोर दिया कि डॉक्टर ही बनना है। मैंने कहा वकालत कर लेते हैं, अच्छा है, उसमें बोलने का मौका पड़ेगा कि नहीं, डॉक्टरी करो जिसमें करना ज़्यादा है बोलना कम। तो उनकी प्रेरणा से मैंने ज्वाइन किया और टाइम से पास हो गए। उसके बाद भी फादर ने एनकरेज किया कि जितना पढ़ना हो उतना पढ़ो, हम खर्चा करेंगे। और फिर मैं लखनऊ चला गया। ऑर्थोपेडिक 5 जगह थी इंडिया में, वहाँ जा कर के फिर मुझे गुरु ऐसा मिला कि जिसने मेरी लाइफ बदल दी। और इसकी प्रेरणा मुझे मेनली काम की प्रेरणा, अच्छा काम करना, अच्छी तरह चिकित्सक अच्छा बनना, उसकी परिभाषा होती है चिकित्सा की। कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसके मन में पेशेंट के प्रति सद्भावना हो। ये नहीं हो कि ये आया है मुझे प्रैक्टिस मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये होना चाहिए कि ये आया है, दुखी है, मैं इसका दुख दूर करूं तो ये खुश होकर घर जाए। ये प्रेरणा हमें आयुर्वेद से मिलती है, लेकिन मेरे गुरु ने भी मुझे यही सिखाया कि आज की दुनिया में भी लोग बहुत दुखी हैं, इलाज अच्छा होता नहीं है और डॉक्टर भी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, अनाप शनाप इलाज होता है। तो डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए पहले तो, जो वो समझ सके कि बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज भी उसको आता हो। तो ऑर्थोपेडिक की सर्जरी है, मुझे सर्जरी उन्होंने सिखाई, बड़ी प्रेरणा दी, एनकरेज किया और उन्हीं की वजह से आज मैं इस तरह से हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ के एक गांव में था, बड़ी सारी गांव है, वहाँ पैदा हुआ था। माँ बाप अच्छे थे, बड़े सात्विक आदमी थे, धर्म गुरु थे और धर्म ज्ञान में विश्वास करते थे, ईमानदार थे। फादर की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बड़े ईमानदार और बड़े सरल चित्त थे।
मदर धार्मिक भावना वाली थी। ये संस्कार मेरे को शुरू से ही पड़े और वहीं से मैंने प्रेरणा लेकर के बचपन से ही नियम से रहना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब गुण मेरे में पहले से आए। और धीरे धीरे मैं जब आगे बढ़ा तो वो गुण मेरे में बराबर पनपते रहे। तो प्रेरणा मुझे घर से ही मिली। उसके बाद जो गुरु मिले उन्होंने बहुत प्रेरणा दी और मुझे इस लायक बनाया। चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ते वक्त जो गुरु मुझे मिला, सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। एपिसोड तो एक मुझे याद है कि गुरु क्या करता है। आज के ज़माने में अच्छे गुरु की बहुत ज़रूरत है और अच्छे शिष्य की भी बहुत ज़रूरत है। गुरु को भी अच्छा शिष्य चाहिए, तभी उसके मुंह से असली चीज़ निकलती है। मुझे एक एपिसोड याद है कि एमएस के एग्जामिनेशन होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक दिन ऑपरेशन में मुझे नाइफ पकड़ा दिया कि लो। तो मैंने समझा कि नाइफ खराब होगा, तो मैंने नर्स को दे दिया कि दूसरा नाइफ दो। बोले नहीं, आज तुम सर्जरी करोगे और मैं तुम्हारी जगह असिस्ट करूंगा। तो मेरे हाथ पांव फूल के, कभी प्रोफेसर के सामने पहली बार चाकू पकड़ना तो हाथ कांपने लगा। तो वो आए, दूसरी तरफ सामने खड़े थे, वहाँ से अब मेरी तरफ आए, मेरा हाथ पकड़ा चाकू समेत और हाथ पकड़ के उन्होंने चलवाया। बस उस वक्त मेरे शरीर में जो सेंसेशन हुआ, उससे मैंने समझ लिया कि आज इन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके इतना सा ये सिखाया, इस वक्त इन्होंने अपना सारा ज्ञान और सारा हुनर मुझे दे दिया है, ऐसा मुझे फील हुआ। और उसके बाद मैं इतना होशियार हो गया, या ये समझिए कॉन्फिडेंट हो गया कि कभी जिंदगी में कभी मुश्किल में नहीं पड़ा। बड़े बड़े ऑपरेशन किए, डिफिकल्ट ऑपरेशन जो लोग हाथ ही नहीं लगाते, मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में, एम्स में, वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको ठीक करता हूँ। उस दिन के बाद मुझे लगा कि इन्होंने अपना सारा ज्ञान और सारा हुनर मुझे दे दिया हाथ पकड़ने से। तो ऐसा होता है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। फादर देहात में, गांव में रहते थे, वो भी दवाई दारू करते थे, लेकिन पहले इस तरह की इनकम नहीं हुआ करती थी और वो बड़े ईमानदार थे, सो कोई दिक्कत ही नहीं थी। काम चलाने लायक पैसा मिलता था, गांव में अच्छे समझे जाते थे, पर आज के हिसाब से दौलतमंद नहीं थे, ईमानदार थे, गांव में बहुत नाम था, सब था। तो कठिनाइयाँ तो मेरे को शुरू से आई कि साधारण घर परिवार था, सब कुछ था, लेकिन मैं करता रहता था पढ़ाई और उसी में लगा रहता था। बाद में दिक्कत आई, एमएस करने गए जब लखनऊ में, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद और प्रोविंसवाद बहुत था। मैं राजस्थान का था, तो वहाँ के लोग, लड़के मन में मेरे से ठीक नहीं थे, ईर्ष्या रखते थे, उससे मुझे दिक्कत आई। वहाँ भी फादर ही सपोर्ट करते थे, बाहर वाले को पेड जॉब नहीं देते थे। और दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं आई, मेरी किस्मत ही ऐसी अच्छी है कि फादर अच्छे मिल गए, सपोर्ट करते थे, और गुरु अच्छा मिल गया जो ऊपर से सपोर्ट करता था और मेरे लिए आगे से आगे नौकरी ढूंढते थे वो, कि पार्ट टाइम नौकरी कर लो मेडिकल कॉलेज के दूसरे डिपार्टमेंट में, तुम पूरे खर्चे से, अपने खर्चे से बैठे हुए हो। तो मैं मना करता था कि नहीं साहब, मैं सीखने आया हूँ। नौकरी तो मैं राजस्थान में भी करता था, छोड़ के आया हूँ सीखने के लिए, इसलिए मैं दूसरी जगह नौकरी नहीं करूँगा, मैं तो यहीं रहूँगा फुल टाइम। तो प्रोफेसर साहब को बड़ा विचार करना पड़ा कि मैं तो इसके लिए इनकम का सोर्स करता हूँ और ये मना करता है, ऐसा विद्यार्थी देखने को नहीं मिलेगा। तो दिक्कतें तो मुझे कुछ नहीं आई। उसके करने के बाद दिक्कत मुझे सिलेक्शन में आई। सेलेक्ट तो मैं हो गया था, मेडिकल कॉलेज में भी कई साल सर्विस कर ली थी,
जब प्रमोशन का सवाल आया तो पीएससी इंटरव्यू में गए, वहाँ जैसे गड़बड़ होती है हुई, और जो हम सब लोग थे सीनियर्स सब के सब रिजेक्ट हो गए और सबसे जूनियर आदमी को मिल गया। तो लोगों ने कहा कि आपको सोचना चाहिए कि वो जब आ रहा है इंटरव्यू में तो और कोई नहीं आ सकता। जो भी ऊपर नीचे अंदर ही अंदर हुआ वैसा आप जानते हैं आजकल क्या होता है पीएससी में। तो वो रिजेक्ट हो गए। उस रात को रिजल्ट एकदम नहीं निकाला, रात की 10 बजे बोर्ड पर चिपका दिया, और अजमेर का प्रिंसिपल वेट कर रहा था कि रिजल्ट क्या रहता है मेरी इंटरव्यू का, और उन्होंने फ़ोन किया कि आई एम सॉरी आपका नहीं हुआ, फला का हो गया। तो उस वक़्त इतनी डिफ़िकल्टी आई कि सदमा पहुंचा। मैंने कहा कि दूसरे डॉक्टर साहब के पास, मेरे से सीनियर थे, उनके पास मैं ठहरा हुआ था, सब लोग सो रहे थे। रात की 10 बजे मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको नहीं जगाया। मैंने कहा कहने से क्या फ़ायदा दूसरों को, लेकिन अगर आज मैं सोया तो सोते ही रह जाऊंगा, इस सदमे में परिवार वाले रोएंगे। तो मैं सोया नहीं, घूमता रहा, इसलिए मैं सक्षम रहा और आज जिंदा हूँ इतनी उम्र पर। अगर मैं सो जाता तो सोते ही रह जाता। उस सदमा इतना था कि मैं जिस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ उस पर कंफर्मेशन के लिए गया और सबसे जूनियर आदमी को ले लिया और सारे सीनियर ऊपर वाले रह गए, मैं सबसे ऊपर था। तो ऐसा होता है। बाकी जीवन में मेरे को हमेशा अच्छाइयाँ मिली, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई, हर जगह मैं सक्सेसफुल रहा और लोगों को भला किया, लोगों की सद्भावनाएं मिली। सारे राजस्थान में रहा तो सब राजस्थान में सारे मेडिकल कॉलेज में मेरे को जानते हैं। तो उदयपुर में मैं ज़्यादा रहा, तो इस तरह से मेरे को विशेष दिक्कतें नहीं आई। जो दिक्कतें आई एक आध बार वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन मैंने पार पा लिया उसको। जो करेक्टिव सर्जरी में विकलांगों की करता हूँ वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कोई नहीं करता है, कोई हाथ में ही नहीं लेते ऐसे केस। बहुत सारे केस मैं नरेट कर सकता हूँ। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि खराब से खराब केस, कोई केस मना नहीं करता हूँ कि यहाँ ये चीज़ नहीं होती। दूसरी जगहों से खराब किए हुए भी आते हैं, दूसरी जगहों से मना किए हुए भी आते हैं, एम्स से आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, वेलोर तक से आए जो उन्होंने टाल मटोल करके कह दिया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी जगहों से, कलकत्ता से, पीजीआई से आए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यही है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं से जाकर के और छोटी सी संस्था में मरीज आ रहे हैं और वो अच्छे होकर के जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान ने मेरे हाथ में कुछ यश दिया है, कुछ हुनर दिया है, जिससे ये अच्छे हो रहे हैं। इसमें मेरी कोई शाबाशी नहीं है, इसमें मेरे गुरु की और भगवान की दया है कि मैं इतना काबिल हो गया, कि इतना मशहूर भी हुआ, सब कुछ हुआ और ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल रही मेरी। नारायण सेवा में संचालक साहब ने एक बार मेरे से पूछा कि साहब आप भली सेंचुरी करो, फिर भी कभी न कभी तो जाना ही है दुनिया छोड़ के, तो आपका ये हुनर किसी को तो सिखा जाओ, वरना आपके बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं तैयार हूं, सीखने वाला आप ले आओ। वैसा सीखने वाला आज तक नहीं आया कोई। इसलिए लोग कैसे सीख सकते हैं? जब तक अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे। तो मैं देखता हूँ मैं जैसा शिष्य था वैसा कोई मिले तो मैं सिखाऊं और वो सीख सकेगा। मिले एक आध, ऐसे ऑर्थोपेडिक में नहीं, दूसरी ब्रांचेज में। और मेरा क्लेम है कि मैं सर्जन तो अच्छा हूँ ही, पर टीचर भी अच्छा हूँ। और टीचर मैं बचपन से ही था। मोहल्लों में जाकर एडल्ट एजुकेशन बचपन में ही करता था। 5वीं क्लास में अपना लालटेन लेकर, अपना केरोसिन लेके उनके मोहल्ले में जाकर के हरिजनों के एडल्ट एजुकेशन कराता था। तो टीचर तो मैं शुरू से ही था। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है कि सर्जन भी अच्छा हो और टीचर भी अच्छा हो।
मेरा तो ये क्लेम है कि जिसको मैंने बताया, समझाया कोई चीज और उसको समझ में नहीं आई हो, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े पुराने 50 साल पहले के स्टूडेंट्स आते हैं, एक फंक्शन में आए, मेरे को एज ए टीचर बुलाया यहीं मेडिकल कॉलेज में, सब अपना परिचय दे रहे थे। हम तो भूल जाते हैं 50 साल में कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे, पर एक स्टूडेंट जो आए अपनी फैमिली के साथ, बड़ा डॉक्टर बन गया वो साउथ में, और उसने वहीं से मेरे को देखा। जब उसने बोलना ख़त्म कर लिया, फिर नीचे आया तो आके मेरे पाँव छुए कि आपका, मैं 50 साल पहले स्टूडेंट था। मैंने कहा भाई रहे होंगे, याद नहीं रहता है। तो उसने बताया कि आपने मुझे एंकल जॉइंट की एनाटॉमी पढ़ाई। आज तक उसको ये याद था कि आपने मुझे एंकल पढ़ाया अलग से, और मुझे आज तक वो याद है, मैं भूला नहीं हूँ। मैंने कहा एंकल मैं भी भूलता नहीं हूँ, एंकल अभी भी पढ़ता रहता हूँ मैं, इतना डिफिकल्ट जॉइंट है। तो ऐसा होता है। तो किसी को सिखा जाए, सीखने वाला चाहिए। अगर अच्छा शिष्य हो तो हम सिखाएंगे, गुरु रुक नहीं सकता। अच्छा शिष्य आएगा तो गुरु को सिखाना पड़ेगा, उसके मुंह से निकल जाएगा, रोक नहीं सकता वो, ऐसा होता है। एक आध मिले हैं ऐसे, यहाँ भी मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, दूसरे मिले हैं, पर वो इतना सीख गए कि वो 5 साल के कोर्स में नहीं सीख सकते जो वो सीख गए। बाद में कोर्स ज्वाइन किया तो बोले ये तो हम जानते हैं, 1 महीने में हमने डॉक्टर साहब से सीखा था, ऐसे ही फ्री आके बैठते थे मेरे पास, जान पहचान के थे। अब वो 1-1 घंटा ले रहे हैं, 1-1 पीरियड लेते हैं छोटी सी बात पर कि ये इतना क्यों रगड़ रहे हैं, ये तो मैं सब जानती हूँ। इतना उसको कॉन्फिडेंस और इतना वो लगता था कि मैं तो सब जानती हूँ, 1 महीने में मैंने सीख लिया, और ये 1 घंटा इस बात में लगा रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो नए सीखने वालों को मेरा एक ही अनुरोध है कि आप सीखने वाला बनिए, स्टूडेंट बनिए। आज पास किया और कल आप टीचर से मुकाबला करने लगोगे, इनमें मेरे में क्या फ़र्क है, वो कैसे सीख सकता है? मैं तो आज भी सीखता हूँ और सीखने को तैयार हूँ। कोई हो तो मेरे को कौन सिखाएगा? मैं अपने आप को सिखाता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, सुधार करने की कोशिश करता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। शिष्य अच्छा होना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पहले शिष्य बनना चाहिए। चाहे किताबों से शिष्य बनो, चाहे गुरु से बनो, लेकिन किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। किताबें भी गुरु हैं, उनको समझ के उनसे लो ज्ञान। मैं यही करता हूँ अभी भी। मैं किसको गुरु बनाऊंगा? यही मेरे गुरु हैं। देश की प्रगति में कई समस्याएं हैं और वो सोल्व होना बड़ा मुश्किल है, किंतु मेरा ये मानना है कि समस्याएं सोल्व हो सकती है, सुधार भी हो सकते हैं। ये सब जो बड़ी बातें देश में हो रही है, आए दिन खराब बातें हो रही है, ये सब सुधर सकती हैं यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग ही अगर अच्छे हो जाएं तो देश अपने आप सुधर जाएगा। मैं जहाँ जाता हूँ, 5 मेडिकल कॉलेज में गया, जहाँ समस्याएं पैदा होती थी डिपार्टमेंट मुझे वहाँ भेजते थे कि ये चला भी जाएगा, इसकी कोई सिफारिश नहीं है, जैसे ऑर्डर पहुँचेगा ये अपना बिस्तर बांध के चला जाएगा। एक चीज़। दूसरा, जहाँ समस्या है वहाँ ये सुधार लेगा। ये दोनों बातें मेडिकल डिपार्टमेंट को मालूम था। सो मेरे 17 बार ट्रांसफ़र हुए, 5 मेडिकल कॉलेज में 17 बार ट्रांसफ़र। जहाँ काम खराब होता वहाँ भेज देते और वहाँ मैं सुधारता। वहाँ के लोग, वर्कर्स बरसों से बदमाशी करते, प्रिंसिपल परेशान उनसे, तो आधे तो मेरे नाम से ही सुधर जाते थे कि वो आ रहा है। उसके बाद जो बाकी जो अड़ियल थे वो फिर भी अड़ियल रहते, उनको तरकीब से मैं करता। ना कहीं लड़ाई हुई, ना कहा सुनी हुई, ना कुछ नहीं, चुपचाप अपने आप सुधर गए। प्रिंसिपल बड़े परेशान कि इसने किया क्या है,
हम तो सब करके देख लिया। ये डिपार्टमेंट में तो इतने खराब लोग थे, बरसों से, 10-10 साल से टाइम पर ही नहीं आते, काम करने की तो बात ही छोड़ो। अरे उनको मालूम भी था कि क्यों सक्सेस है इसका। तो लोगों ने पूछा कि साहब ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इतना अच्छा हो रहा है तो ये क्या बात है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई हम तो एक बात जानते हैं कि एक दिया ऐसा होना चाहिए जो बराबर जलता रहे और दूसरे बुझे हुए को जलाता रहे। यही काम डॉक्टर चुंडावत कर रहे हैं। जो काम नहीं करते उनको काम करना सिखाते हैं, उनसे काम लेते हैं और खुद काम करते हैं। अस्पताल में 15 मिनट पहले आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सारा स्टाफ उनके सामने आता है। आंख का लिहाज तो होता है, कितने दिनों उनके सामने लेट आओगे, कितने दिनों बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा हुआ काम कर रहा है, बिफोर टाइम 15 मिनट पहले आके काम चालू कर दिया, तो नर्सेज, वार्ड बॉयज और रेजिडेंट्स कैसे चूक सकते हैं? अपने आप ठीक होंगे। तो ये वो दीपक है जो दूसरों को जलाता रहता है, जो बुझ गए। तो ये बात है कि भारत में भी ये सब हो सकता है। अपना प्राइम मिनिस्टर अकेला लड़ रहा है, इतने काम किए हैं कि सारा देश खिलाफ, ज्यादातर लोग खिलाफ, अच्छे काम के लिए, लेकिन सब पार पा लिया उसने। ऐसे कानून पास करा लिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। धारा 370 और ये और वो कई कानून जो इन्हें पास किए हैं, कोई कर ही नहीं सकता था और इन्होंने कर लिया। और इतना विरोध हुआ और इतना दंगे फसाद हुए, इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। दूसरा होता तो मर जाता, शौक में मर जाते कि देश वाले खिलाफ हो गए, अब क्या करूं। हमारे ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा जोरदार है जिसको कुछ नहीं हुआ। रात में सोता ही नहीं है, सोने पर भी कंट्रोल है, नींद पर वो तो 3-4 घंटे सोता है, वो भी वो कहता है कि नहीं सो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना नींद पर कंट्रोल है। तो सारा स्टाफ एक्टिव रहता है। इसको सब एक बात मालूम है, खुद जाता है। कोई मिनिस्टर बाहर उद्घाटन करने नहीं गया इसकी कैबिनेट का, खुद जाता है, खुद देखता है कि क्या हो रहा है। सारी जगह आप देख लो, सारे उद्घाटन करने यही पहुंचते हैं और मिनिस्टरों को कह रखा है कि यहीं बैठो दिल्ली में और काम करो। तो एक आदमी जब देश को हिला सकता है तो 5-10 आदमी अगर ऐसे मिल जाएं तो देश सुधर सकता है। पर ऐसे लोग ही नहीं मिल रहे हैं, डर के मारे वो बोलते ही नहीं है। अच्छे लोग बोलना चाहिए, खुद अच्छा काम करते रहो, दूसरे अपने आप करेंगे काम। ये मेरा मानना है और ये मेरे जीवन का सार है। ध्यान को कहते हैं और ध्यान है विचार शून्यता। और मेडिटेशन का मतलब है कि ध्यान करना, मतलब किसी चीज के ऊपर। तो अंग्रेजी गलत है, अपने हिंदी में ध्यान का मतलब विचार शून्य होना। तो ये तो कहीं भी बैठ के हो सकता है, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, तालाब के किनारे, पहाड़ पर, बगीचे में, कहीं भी हो सकता है। ये ध्यान तो कहीं भी आप बैठो और आंखें बंद करके दुनिया से कट ऑफ होकर के अंदर उतर जाओ और फिर ध्यान आएगा। मन को, चित्त को वश में करना है। और यही परिभाषा है ध्यान की कि योग क्या है। योग ध्यान शून्य होकर के, विचार शून्य, इस शरीर से अलग होना है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आगे क्या करना है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये वास्तविक नहीं है, ये नाशवान है। आगे क्या होना है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ जाएंगे, शर्तिया जाएंगे। तो फिर अंदर दुनिया एक और है, बाहर दुनिया एक और है, उसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना, यही ध्यान है। तो जब तक हम दुनिया में उलझे रहेंगे तो अपने आप को नहीं पहचान सकते। इसलिए दुनिया से कट ऑफ होने के लिए सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, सबको बंद करके एक जगह शिथिल होकर बैठ जाइए। और फिर मन वो चंचल होता है,
उसको वश में करने के लिए वो करना है। और योग की परिभाषा यही है कि योग क्या है कि चित्तवृत्ति निरोध, मन जो भागता है उसको रोकना है। तो मन को वश में कर लो तो फिर दिमाग में विचार नहीं आते। मन को कोई न कोई व्हीकल चाहिए। तो जब ये इंद्रियां काम नहीं करेगी, आपने रोक दिया, बैठ गए, तो वो मन दिमाग को चलाता है, उसके साथ चलता है और प्रैक्टिकल काम सारे कर लेता है जो इंद्रियां करती है। संकल्प में, कल्पना में इतनी शक्ति है कि उससे बढ़िया करके देख लेता हो। तो उसको रोकना है। तो ये ध्यान है, विचार शून्य होना है, मन में उलझना नहीं है, मन को वश में करना है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि मन को वश में करना है, यही योग है। तो मन तो वश में होता ही नहीं, बड़ा पावरफुल है। अर्जुन ने फिर पूछा कि पावरफुल है तो ये सब गलत काम कराता है तो करता रहेगा, ये तो बड़ा बलशाली है कि नहीं। अच्छे काम भी मन ही करेगा, बुरे काम भी मन करेगा, मन से ही कराना है। तो मन को वश में करो कि वो अच्छा काम कराए। तो मन को वश में कैसे करें? तो उनका वो सीखना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई गुरु की कि तो मुझे सिखा दो, कि नहीं, ऐसे नहीं सीखते हैं। सीखने का तरीका होता है। कि क्या तरीका है? कि गुरु से नीचे बैठो, तुम तो मेरे दोस्त हो, पास बैठते हो, ऐसे नहीं सीख सकते। सीखने के लिए गुरु के नीचे बैठना पड़ता है। तो नीचे बैठे, फिर मेरे से रिक्वेस्ट करो कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, कि मैं तो सीख ही रहा हूँ, जिंदगी भर आपसे सीख रहा हूँ। कि नहीं, अब बोलो कि मैं आपसे ये चीज सीखना चाहता हूँ। घुटने के बल बैठ के रिक्वेस्ट करो। तो ऐसा चित्र भी है गीता में। और भगवान खड़े हैं, अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है नीचे बैठ के कि मुझे समझाइए। क्या समझाना है? कि मन को वश में कैसे करना। तो मुझे कुछ सिखाइए। क्या अब सिखाता हूं कि सिखाओ कि मार इन कौरवों को। कि ये तो पहले ही कहते थे, आप दोस्त की तरह से कहते थे कि मार इनको, वही तो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय लोग हैं, सब है, इनको कैसे मारूंगा? तो ये तो आप पहले भी कहते थे। बोले मैं उस वक्त तेरा दोस्त था। दोस्त जो बात कहता है उसका अलग मामला होता है, और गुरु जो बात कहता है वो बहुत सोच समझ के आगे पीछे देख करके तेरा भला किसमें है वो देख के फिर कहता है कि मार इनको। तो उन्होंने भी पहले यही कहा कि मार इनको। फिर तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करी है उन्होंने, और योग की भी व्याख्या कर दी कि अपने काम को कुशलता पूर्वक करो, यही योग है। तू मार इनको, पूरी शक्ति से मार, और ये मत सोच कि मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाएगा तो राज मिलेगा। पर मरना और जीना नहीं, मेरे को तो लड़ना है बस। ये दुष्ट हैं, दुष्टता का साथ दे रहे हैं, इसलिए धर्म युद्ध है, मेरा काम इनको मारना है बस। मैं मरूं या जीऊं कोई मतलब नहीं है। हारना जीतना कुछ भी नहीं है, हार जाओगे तो भी अच्छा है। तो उन्होंने ये कहा कि कर्म क्या है? कर्म सुकौशलम, यही योग है, कुशलतापूर्वक काम करो। तो इस तरह से मन को वश में करना और कोई चीज सीखना कैसे होता है, ये गीता में बताया, किसी किताब में नहीं बताया कि गुरु से कैसे सीखना। ये मेरे जीवन में घटा है, और मेरे जीवन में ऐसा गुरु मिला है जैसा भगवान ने कहा, और जैसा भगवान ने सीखने के लिए कहा वो मैंने किया। सो आज ये आप देख रहे हैं मैं जिस स्थिति में हूँ। सारे मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल बन गए, वाइस चांसलर बन गए, सब यहाँ उदयपुर में तो करीब करीब सारे ही भरे रखे हैं। तो ऐसा होता है कि ध्यान करो, ध्यान से मन को वश में करो, और मन को बिठा दो कि तुम बैठ जाओ, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। तब आप विचार शून्य हो जाएंगे, दिमाग खाली हो जाएगा, तब ब्रह्मांड की एनर्जी आती है। और ये ध्यान कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन और ज़्यादा अच्छा करना हो, शीघ्रता से करना हो, आसानी से करना हो, तो उसके लिए पिरामिड है।
पिरामिड का स्ट्रक्चर इजिप्ट में जैसा है कि उसके अंदर कोई चीज खराब नहीं होती है। डेड बॉडी जो रखी हुई है वो वैसी की वैसी है। तो पत्री जी ने नोट किया कि जब डेड बॉडी अच्छी रहती है तो जिंदा आदमी यहाँ रहे तो कैसा रहेगा। इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और मालूम पड़ा कि पिरामिड के अंदर जो ब्रह्मांड की एनर्जी ऊपर से आती है वो इन सबको अच्छा रखती है। तो आदमी अगर पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेगा तो उसकी क्वालिटी ही अलग होएगी। तो उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि पिरामिड का एंगल इम्पोर्टेंट है, वो एंगल गलत हो तो फायदा नहीं होगा। तो वो एंगल से ब्रह्मांड की एनर्जी, प्राण शक्ति जो है वो झरने के रूप में आती है जो उसके अंदर बैठे हैं। लेकिन उसके शरीर में तब जाती है जब दिमाग खाली हो, विचार शून्य हो। अगर विचार भरे हुए तो अंदर नहीं जाती, आसपास भरी रहती है। भरी हुई तो बाहर भी है, पिरामिड के बाहर भी वही एनर्जी है। तो पिरामिड के अंदर बैठने से कई गुना फायदा होता है जो बाहर बैठ के करने से नहीं होता है। उसमें दिक्कत रहती है। पहले ऐसे ही करते थे। शिव जी हमेशा कैलाश में ओपन में ध्यान करते हैं, वो तो समाधि में ही रहते हैं। कृष्ण भी करते थे और जितने योगी हो गए बहुत सारे, और तिब्बत के लामा हो गए, वो सब ओपन भी करते थे। ये पिरामिड का पत्री जी ने नोट किया और उन्होंने प्रचलन चालू किया। बड़े बड़े पिरामिड भारत में बने हैं, बाहर भी बने हैं, और हैदराबाद से चालू होकर के हैदराबाद, बेंगलोर, साउथ में बहुत ज़्यादा है, तेलंगाना की। धीरे धीरे इसमें भी आया और उदयपुर में हमने अपने ही मकान में छत पर बनाया। बड़ा पिरामिड 40-50 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा है। और उन्होंने ही आके उद्घाटन किया उसका। राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ जाते हैं सुना करके, वहीं से फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ ध्यान करेंगे। दिन में तो टूरिज्म करते हैं, उदयपुर देखते हैं, और रात को फिर आते ध्यान करने मेरे यहाँ। आओ, खुला है, बिना कोई लिए, कोई चार्ज नहीं है, 24 घंटे खुला है, जब चाहे आ जाओ। और मैं मिल ही जाता हूँ अक्सर, ऑपरेशन में नहीं हूँ तो मैं वहीं मिलता हूँ। तो पिरामिड और सिंपल ध्यान में ये फ़र्क है कि आप बाहर बैठ के करते हैं, उसे अंदर बैठ के करें तो कई गुना जल्दी होता है, आसानी से होता है, और सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं। मेरी ये छोटी सी कहानी है। लाइफ तो लंबी है, कहानी छोटी सी है, जिसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो सुनने के काबिल है। आप लोगों ने सुना, नोट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।